हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ अपने आप को बहुत ही एनर्जी से आगे की तरफ ले जा रहे होंगे। तो हमने पिछले क्लास में IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। क्या क्या बातें की थी सब? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने सीख लिया, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन हमने सीख लिया, उसके बाद नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन हमने सीख लिया। हमने आपको यही बताया था कि अगर आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन आ रहा है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना आता है, फिर आपको नंबरिंग करनी आती है, तो आपको IUPAC नाम लिखने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आप इन तीनों चीज़ों को करने के बाद जो मैंने IUPAC का फॉर्मेट बताया था, P2 + P1 + L + S1 + S2, उसमें अरेंज कर दीजिए, आपका IUPAC नाम रेडी हो जाएगा। फिर ये भी बात आती है कि और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपको IUPAC नाम में, कि डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जी नहीं, कुछ बातें और करनी है। देखिए वो बातें क्या, पहले ये चीज़ समझिएगा कि हमको और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है IUPAC नाम लिखने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कोई कार्बन चेन है, ऐसे ही मैंने बना दिया, हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ Br लगा है, यहाँ Cl, ठीक है, यहाँ CH2Cl, ओके, और यहाँ पे एक फिर Br लगा हुआ है। ठीक है, हमको कहा गया इसका नाम लिखिए। आप क्या करिए, इसका नाम लिखिए। हमने कहा ठीक है, सब नाम लिख देंगे। नाम लिखने के सबसे पहला काम करना है PFG को पकड़ना, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। चलो साहब, हमें दिख रहा था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हमने सेलेक्ट कर लिया, ये रहा PFG। ठीक है, PFG सेलेक्ट कर लिया। दूसरा काम क्या था? बाकी ये सब तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये सब क्या है, ये सब कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। देखिए ClBr, तो ये सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या था? PFG सिलेक्शन के बाद चेन का सिलेक्शन ऑफ चेन, और वो भी हमें दिख रहा है डायरेक्टली, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाली चेन होगी। ठीक है, आप इसको रूल से भी करके देख सकते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उधर से चेन चालू करेंगे या फिर ऐसी चेन बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर क्या मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स मिले। अच्छा, पहले अगर आप यहाँ इस वाले एंड से स्टार्ट करते तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ता? आगे जाना पड़ता। आगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ जाते, फिर उस तरफ जाते जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले, फिर आगे बढ़ते तो कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं मिलता, ये भी काम खत्म। फिर उधर चलते जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो डायरेक्टली हमें ये वाली चेन मिल जाती। तो ये वाली चेन भी हमें मिल गई। तीसरी बात आती है नंबरिंग करने की। तो जब हम नंबरिंग करने पे आते तो फिर हम अपना रूल लगाते, उधर से चलेंगे जहां पे मिनिमम पोजीशन मिले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। मिनिमम पोजीशन कहां से मिलेगी? जब नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि अगर हम यहां से नंबरिंग करते, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इधर से करते तो 1 यहाँ आता और 7 यहाँ आता। तो हमको क्या बोलना था कि नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग का रूल तो यही कहता है ना कि उधर से करिए जिधर मिनिमम पोजीशन मिले। किसको? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, उधर चलेंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, फिर उधर चलेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबरिंग मिले, फिर क्या देखेंगे? फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उधर ही से नंबरिंग करो जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। तो नीचे वाली नंबरिंग हमने सही मान ली, चलिए ठीक है जी, ये वाली नंबरिंग ऊपर वाले को मैं रब कर दे रहा हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमको कहा गया ठीक है, आपने तीनों काम कर लिए, अब आपको फॉर्मेट भी पता है, P2 + P1 + L + S1 + S2, ये तो फॉर्मेट हो गया। अब आप इसमें अरेंज कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। ठीक है जी। P2 क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या? सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही तो लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। P1 क्या बताएगा? साइक्लिक बताएगा। L क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा। S1 क्या बताएगा? S1 आपको टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताएगा, Ene9 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताएगा। S2 क्या बताएगा? PFG का नाम बताएगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, साइक्लिक है कि नहीं ये तो आपको देख के पता लग जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है वो आप प्रिंसिपल कार्बन चेन जो आपने सेलेक्ट की है उसमें कितना कार्बन है वो आप गिन लेंगे। जैसे इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन का क्या नाम होता है? हेप्ट होता है। तो आपको ये वाला एल्क वाला पार्ट भी पता। देखिए P1 आपको देखते ही पता चल जाएगा, ये जो एल्क वाला पार्ट है ये भी आप कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन गिन के पता कर लेंगे। फिर जो S1 की बात आती है, टाइप ऑफ बॉन्ड, अगर पूरा कार्बन चेन जो है वो सिंगल बॉन्डेड लिए तो आप N लगा देंगे, अगर डबल बॉन्डेड लिए तो इन लगा देते हैं। कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन हो गया। कहीं भी एक सिंगल, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया पूरे कंपाउंड में या फिर पूरी चेन में, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड आ गया तो इन हो गया, अगर एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आइन हो गया, और 2 डबल आ गए तो डाई इन हो गया, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई आइन हो जाएगा, एक डबल एक ट्रिपल है अगर कंपाउंड में तो इन आइन हो जाएगा। तो आपको बॉन्ड देखते पता चल जाएगा। ये भी मतलब ये वाला
पार्ट भी आप आराम से कर लेंगे। फिर आइए देखते हैं इसको, P2 को, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आपको यह भी तो लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। उसी के साथ साथ अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आपको PFG का नाम भी तो पता होना चाहिए। सोचिए, अभी तक आपने सारे काम कर लिए। कौन कौन से काम कर लिए साहब? आपने सबसे पहला काम किया, PFG को पहचान लिया। PFG पहचानना आ गया आपको, आपको कार्बन चेन भी पहचाननी आ गई, फिर आपको कार्बन चेन की नंबरिंग भी आ गई। इतना तीनों काम करने के बाद जब आपने पूरा फॉर्मेट में अरेंज किया, फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद आपकी दो चीजें बच जाती हैं। सर हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखें? जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, ये फिर ये सब क्या है? ये सब Cl Br ये सब सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट ही तो है। तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? क्योंकि हमको P2 में वही तो लिखना है ना। कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? सिखाऊंगा मैं अभी, देखिए। और उसके बाद से ये जो OH है, OH ये PFG है ना, इसका PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है, तो फिर इसका क्या नाम होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। OH को क्या लिखेंगे जब हम P2 लिख रहे होंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम? हमें नहीं पता जी, पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने अभी अब तक आपको बताया नहीं कि OH एज ए PFG इसका क्या नाम होता है UPSC में। तो अब मेन बात क्या बची? आपको सारे फॉर्मेट में आपने सारी काम कर लिया, केवल दो चीज आपको नहीं पता है, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम और एक PFG का नाम। तो अभी हम लोग शुरुआती में ये समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, फिर बाद में हम लोग ये समझ लेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होता है। अगर हमने ये दोनों पॉइंट कवर कर लिए फिर हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमको ये सारे काम तो पहले से ही करने आते थे। फिर जब हम फॉर्मेट में अरेंज करते थे तो हमको ये वाला नाम और ये वाला नाम पता ही नहीं चलता था, बस हमको ये दोनों नाम और सीखना है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। दो चीज सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, ये सर हमें ये समझ में आ गया, आप इसको समझाइए, हमें सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग समझाइए और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। चलिए ठीक है। अरे यार डस्टर से मिटता नहीं, एक कपड़ा रखना पड़ता है इसके लिए अलग से ताकि ये मिट सके। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। आइए, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट से आज का लेक्चर, सब्स्टिट्यूएंट से। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? मैं ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। देखिए, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं तुरंत, बेझिझक। चलिए, एक कार्बन चेन बनाइए, कोई भी कार्बन चेन है। हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा हूं, सेटिस्फाई आपको करवाना है। जितना भी बॉन्ड है उसी के हिसाब से हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे Cl, इधर मान लीजिए CH2Br, ठीक है, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2Cl, ये मान लीजिए। अब आपको कहा गया आप इसका नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए आपने क्या काम किया? आपने पहले PFG पहचान लिया, PFG पहचानने के बाद आपने चेन पहचान ली, चेन पहचानने के बाद आपने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है? ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, जब आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया, आपने कार्बन चेन बना दी, फिर आपने नंबरिंग कर दी, इतना काम आपने कर दिया, तो आप सुनिएगा मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं। प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन है? ये है ना, यही तो है PCC आपकी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। इस प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर कुछ ग्रुप्स ले गए हुए हैं, जैसे ये CH2Cl है, इसकी इस CH2Cl की वैलेंसी इस प्रिंसिपल कार्बन चेन के इस कार्बन के साथ लगी है। इस CH2Br की वैलेंसी इस प्रिंसिपल कार्बन चेन के इस कार्बन के साथ है। इस Br की वैलेंसी प्रिंसिपल कार्बन चेन के इस कार्बन के साथ है। इस Cl की वैलेंसी प्रिंसिपल कार्बन चेन के इस कार्बन के साथ है। कहने का क्या मतलब है? कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन से बाहर की तरफ लगे हुए हैं, यानी कि उनकी वैलेंसीज प्रिंसिपल कार्बन चेन का जो कार्बन है उसकी वैलेंसीज कुछ ऐसे ग्रुप्स से लगे हुए हैं जो उस प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आते हैं। जैसे ये Cl है, ये इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आता है, ठीक है। ये CH2Br है, ये पूरा इस कार्बन चेन में नहीं आता है, इस कार्बन चेन के जो कार्बन से उसमें नहीं आता है, इससे बाहर है, इस कार्बन चेन से बाहर है। तो आप सुनिएगा ध्यान से, जो भी ग्रुप्स प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर हैं और वो प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन से लगे हुए हैं, जैसे ये ग्रुप प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर है और प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन से लगा हुआ है, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है समझे? प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप्स जो उस कार्बन चेन में नहीं आते, वही सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा
सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ये Br पूरा सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए जी सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो कार्बन है उस कार्बन चेन के बाहर जो ग्रुप्स हैं वही क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल समझ आओ, प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर जो भी ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। बहुत ज्यादा झंझट करने वाली बात नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट समझ गए जी, प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर जो भी ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है। रब कर रहा हूं मैं इसको। तो सब्स्टिट्यूएंट जी हमें समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स, these are the groups outside प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, पीसीसी के बाहर जो भी ग्रुप्स लगे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। ठीक है जी, चलिए सब्स्टिट्यूएंट हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। मैं आप ये सब आप नोट करेंगे ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। एक एग्जांपल देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, जो मैंने लिखा था वही वाला एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, OH, यहाँ पे CH2Br और यहाँ पे Cl, ये Cl है। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूएंट दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है ये इसके बाहर है। ये क्या है? ये अपना PFG, इसको एज इट इज उतार लेंगे। ये किसका एग्जांपल हो गया? सब्स्टिट्यूएंट का। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूएंट है आपका एक Cl और एक है CH2Br। ठीक है जी, चलिए यहां तक हम समझ गए। अब आपने कई बार सुना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि यार सिंपल किसको बोले, कॉम्प्लेक्स किसको बोले, हमें मतलब पता ही नहीं चल पाता है यार सिंपल कौन है, कॉम्प्लेक्स कौन है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। इस चीज को समझने के लिए देखते हैं कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। आइए, अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसको देखने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। अब दो एग्जांपल्स में ले रहा हूं, दो तरफ है ना। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इसके साथ लगा है OH और यहाँ पे लगा हुआ है Br। ठीक है, और यहाँ पे भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इसके साथ लगा OH और यहाँ पे लगा है CH2Br। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Br सेकंड कार्बन पे रखो ताकि आपको कुछ सिमिलरिटी देखने को मिले, तभी तो समझ में आएगा क्या समझाने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन ये और यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन ये। ठीक है, अब समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन थी ऐसे, इस वाली को मैं नहीं मान रहा हूँ, XYZ कोई भी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उससे बाहर एक ग्रुप लगा हुआ था उस प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे ही एक प्रिंसिपल कार्बन चेन ऐसी थी, उसके बाहर कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ था, लगा हो सकता है, दिख ही रहा है आपको साफ साफ। एक और केस ले लेते हैं, एक ऐसी कोई भी ऐसे भी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो सकती है जिसके बाहर ये ग्रुप लगा। भाई यहाँ CH3, अगर यहाँ पे CH3 होता तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता, बाकी क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन बाहर जा रही थी, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भले वो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, उससे क्या फर्क पड़ जाता। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये मैं तीनों से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। इस चीज को देखिएगा। अच्छा, कुछ चीज मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। आपको इसमें कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं, इन तीनों में कुछ अलग और कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं। क्या क्या अलग और क्या सिमिलरिटी, ये समझाता हूं पहले। इस सब्स्टिट्यूएंट को देखिए और इस सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन प्रेजेंट है। यहां पे CH3 और यहां पे CH2Br, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन प्रेजेंट है, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। हालांकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है डायरेक्टली अटैच्ड है प्रिंसिपल कार्बन चेन से। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है। अब समझिएगा, ये वाले और ये वाले में कार्बन है, ये है क्या? सब्स्टिट्यूएंट है। इन सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन प्रेजेंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन प्रेजेंट है तो क्या कार्बन चेन बना सकते हो? क्या बनाओ? जी हां, बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाओ। जो भी कार्बन प्रेजेंट वाले सब्स्टिट्यूएंट है उन्हीं में तो चेन बनाओगे। इसमें भी बना सकते हैं और इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं। आप यहां पे अगर चेन बनाएंगे तो क्या करेंगे? चेन वाला रूल लगाएंगे। रूल लगाएंगे तो क्या होगा?
चेन उधर जाएगी जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिलेगा। आप केवल सब्स्टिट्यूएंट की चेन बना रहे हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं बना, सब्स्टिट्यूएंट की चेन आप बना रहे हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन तो आप बना चुके हैं, लेकिन रूल वही लगेगा, चेन उधर जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट की चेन बना रहे हो तो चेन उधर जाएगी जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिले। अगर यहाँ कहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता, तब तो प्रिंसिपल कार्बन चेन ही चालू होती। तो ये सब्स्टिट्यूएंट में तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा नहीं, तो ये तो गया। उसके बाद चेन वहां से जाएगी जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिले। हो सकता था यहाँ मल्टीपल बॉन्ड होता, अगर 2 कार्बन 3 कार्बन होते तो हो सकता था मल्टीपल बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो फिर ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। चेन उधर से जाएगी जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन की चेन हो गई कंप्लीटली, ये वाली यही चेन हो गई। ये कैसी चेन है? ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन है, ठीक है। अब इसमें भी आ जाइए, क्योंकि इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है तो इसकी भी कार्बन चेन बनाई जा सकती है। आपकी कार्बन, इस सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो इससे पूछा गया चेन किधर से जाएगी, तो ये बताएगा चेन उधर से जाएगी जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिले। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं सब्स्टिट्यूएंट के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेन उधर से जाएगी जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिले, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। चेन उधर से जाएगी जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले। अब देखिए यहां पे कार्बन ही एक है तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा क्या मिलेंगे? एक ही कार्बन की चेन ही बनेगी। यहां भी एक कार्बन की चेन बन गई चेन। ये कैसी चेन है? ये सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन जब हमने बनाया तो सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन के बाहर कोई भी अलग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। सुनिएगा बात मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन ये वाली, इसके बाहर कोई भी ग्रुप यहां पे नहीं लगा है। जबकि यहां पे देखिएगा, यहां पे जब आपने सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाई तो इसके बाहर भी एक ग्रुप है, क्या? Br, एक ग्रुप है क्या? इस सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर तो ये पूरा CH2Br है, लेकिन जब आपने सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाई तो इसके बाहर भी एक ग्रुप है। यही अंतर पड़ जाता है। जब भी ऐसा ग्रुप आएगा, जब भी ऐसा ग्रुप आएगा, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ग्रुप तो क्या, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आएगा जिसकी कार्बन चेन के बाहर भी सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ज्यादा बात नहीं, एक बात से समझिए। सिंपल बात यह है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन है तो कार्बन चेन बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन। और अगर सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाने के बाद भी कोई ग्रुप बाहर बच जाता है, यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, और उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा CH2Br फिर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। और ये Br क्या है? ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये CH2 का भी, ये CH2 जो एक सब्स्टिट्यूएंट है CH2Br, उस CH2Br में ये Br इस CH2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। समझ रहे हो बात? यानी कि ये Br सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है किस पे? CH2 पे। इतनी तामझाम नहीं समझनी है, एक ही चीज समझो कि अगर PCC के बाहर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है और उसमें कार्बन है, जैसे यहां पे था, तो आप ये पूरा CH2Br PCC के बाहर लगा था तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट था। अब आपको ये पता करना था कि ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स। तो आपने कहा अच्छा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पहचानने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन है कि नहीं। कार्बन था, जब कार्बन था तो आपने उस सब्स्टिट्यूएंट की चेन बनाई। सब्स्टिट्यूएंट की जब चेन बनाई तो उसके बाहर चेन, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन के बाहर कोई ग्रुप दिख गया, तुरंत बोल देंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सीधी बात, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन के बाहर भी अगर कोई ग्रुप दिख रहा है तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। वही इसमें देखिए, PCC से डायरेक्टली अटैच्ड कोई सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें कार्बन है, और आपने कार्बन की जो कार्बन चेन बनाई, सब्स्टिट्यूएंट की जो कार्बन चेन बनाई, अगर उसके बाहर कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं है तो वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। नोट कर लीजिए बिना झिझक। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट यही मेन अंतर है, यही पिन पॉइंट तो पकड़ना है कि अगर PCC से अटैच्ड कोई सब्स्टिट्यूएंट है और आपने सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाई और उस सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है तो वो सिंपल है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाने के बाद उस सब्स्टिट्यूएंट में कोई एक्स्ट्रा ग्रुप बच गया उस कार्बन चेन के बाहर तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये दोनों, पहले तो ये दोनों नोट कर लें डिफरेंस के हिसाब से। अब इसको देखते हैं, PCC के बाहर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है। अब ये तो बहुत ही आसान है यार, PCC के बाहर डायरेक्टली ये ग्रुप अटैच्ड है जो कि कोई कार्बन वार्बन नहीं है, सिंपल सा एक ग्रुप लगा हुआ है और
उसमें कोई भी कार्बन नहीं है, फिर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप्स नहीं है, वो खुद एक सिंगल ग्रुप है। पीसीसी से डायरेक्टली अटैच्ड कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो केवल एक ग्रुप है, एक ग्रुप। जैसे ये Br क्या है, एक ही ग्रुप है, ब्रोमीन। Cl लगा होता तो क्लोरीन, है ना। इसमें कार्बन तो है नहीं कि आप इसमें चेन बनाओगे, चेन के बाहर है कि कोई ग्रुप बचा है कि नहीं बचा है वो देखोगे, तो ये तो डायरेक्टली अटैच्ड एक ग्रुप है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये हमेशा सिंपल ही सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट तो है लेकिन कैसा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड प्रिंसिपल कार्बन से तो है ये, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल है। क्यों, क्योंकि यार ये सिंपली एक ग्रुप इस पीसीसी से लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप्स नहीं लगे हुए, जैसे यहां पे लगा था। इस पीसीसी से अटैच्ड इस सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें एक एक्स्ट्रा, इस CH2 तो एक था ही, इसके साथ साथ एक ब्रोमीन भी लगा था, तो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट लगा था, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स, और ऐसे मिल जाए तो सब्स्टिट्यूएंट सिंपल, और ऐसे भी मिल जाए तो सिंपल। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल पहचाने का सिंपल फंडा है। कार्बन है तो तुरंत कार्बन चेन बनाओ, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन, उसके अगर सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन के बाहर कोई ग्रुप मिल रहा है तो सीधा कॉम्प्लेक्स, अगर सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन के बाहर कोई भी ग्रुप नहीं मिल रहा है तो सिंपल, और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन लगाए तो हमेशा सिंपल। ओके, ये तीनों फटाक से नोट कर लो बेझिझक। मेरे हिसाब से आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स का फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इतने से ही, कि सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। अब रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में ये तीनों चीज लिख लीजिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में मैं केवल एग्जांपल बताऊंगा। एक होता है सिंपल, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल का एग्जांपल जैसे मैं लिख ही देता हूं, कार्बन की चीनी बना देता हूं, है ना। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो PFG हो गया आपका, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है जी, ये PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये है आपका ब्रोमीन, ये है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो कार्बन है ये क्या है, मीथेन, तो मिथाइल है, CH3, तो ये क्या है, ये भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ही है। ओके, ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट समझ गए, देखते ही पता चल रहा। आइए कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल ये वाला देखिए, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं Cl लगा है। अब देखिए ये कार्बन चेन थी अपना, दो सब्स्टिट्यूएंट थे, एक ये और एक ये पूरा, है ना। सॉरी मेरा मार्कर गिर गया। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिंपल है, और ये कॉम्प्लेक्स है। नोट कर लेंगे एग्जांपल दोनों का। क्यों इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला, क्योंकि जब इसकी कार्बन चेन हमने बनाई तो इसके बाहर एक ग्रुप मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट था। और इस सब्स्टिट्यूएंट की जब हमने कार्बन चेन बनाई तो इस कार्बन चेन के बाहर कोई ग्रुप दिख गया, तुरंत बोल दिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फटाक से नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फटाक से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरी क्लियरिटी हो गई होगी कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। अच्छा जी, ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब मैं पूरा रब कर दे रहा हूं ऊपर से। अब हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। हम सब्स्टिट्यूएंट की पूरी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सब्स्टिट्यूएंट की पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे
तब तक वो जो P2 वाला पार्ट था हमारा पूरा फॉर्मेट में, उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। एक बात तो हम जानबे करते हैं पहले से ही भैया, जो अपना सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए क्या यूज होता है, P2। P2 क्या है, प्रीफिक्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज होता है। तो वही लिखा है। हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या है समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, किसके लिए, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या है, इस चीज को देखिए। जैसे कभी कभी हमको कोई कार्बन चेन दी जाती है ना, उस कार्बन चेन के नीचे यहां पे एक मिथाइल लगा है, तो ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट। ऊपर कहीं मिथाइल लगा है तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो दो मिथाइल है, इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में दो मिथाइल है कि नहीं है। और ये जो मिथाइल है ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि दो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी दो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मिले तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है डाई, ट्राई, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। कब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो तब आप कैसे लिख सकते हैं, जब भी आप इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को तो आप लिखेंगे डाईमिथाइल, ठीक है, डाईमिथाइल, ओके। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो डाईमिथाइल, क्यों, क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम ऐसे लिखा जाता है, ओके। चलिए, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का मतलब है जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो आप उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं इसी में दे देता हूं। एग्जाम्पल है, अगर 2 हमें कहीं ये मिल जाए, इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल बोलेंगे, ओके। चलिए अब उसके बाद सेकेंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या भैया, पता है हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है। उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या मतलब, जैसे कोई कार्बन चेन है, उसके नीचे यहां पे लगा है CH2Br, यहां पे लगा है CH2Br, इसका मतलब ये चेन से बाहर है तो सब्स्टिट्यूएंट तो है। अब सब्स्टिट्यूएंट में सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, अब देखते ही पता चल गया कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाइए। अगर सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाएंगे तो उसके बाहर भी एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कैसा हो जाएगा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो अब दोनों का दोनों CH2Br है, तो 2 CH2Br है इसमें, तो जहां भी हम इसका नाम लिखेंगे वहां पे हम लोग 2 को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, ऐसे ही एक्सेट्रा आगे हम लोग 2 3 4 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 हुए तो जैसे हम लोग क्या लिख देंगे, बिस, इसका नाम होता है क्लोरोमिथाइल, आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका नाम लिखते हैं, लेकिन अभी आप जानिए, सॉरी ये Br है ना, तो ब्रोमोमिथाइल, ये ब्रोमोमिथाइल है, तो 2 है तो बिस ब्रोमोमिथाइल इसका नाम हो जाएगा। ब्रोमीन है तो बिस ब्रोमोमिथाइल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लीजिए आप, इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे 2 CH2Br अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए, जैसे अभी देखा था आपने, तो उसको आप क्या बोल देंगे, बिस ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। ये हो गई बात आपकी। तो ये हमने देख लिया, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी हमने देख लिया, फट से इसको नोट कर लीजिए चटाक से बिना देर किए। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। आप अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती क्योंकि एक एक चीज आपको बताई जा रही है। हमने न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देख लिया, किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अच्छा जी, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देख लिया, और कुछ बताने का है, बिल्कुल बताने का है। देखिए एक बात समझिएगा, सब्स्टिट्यूएंट है क्या, जैसे कोई कार्बन चेन है, उससे यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3, है ना, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बना रखा है, 1 बॉन्ड उस कार्बन से बना रखा है जो कार्बन चेन का है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का कार्बन है, उससे बना रखा है। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तो इतना ही है ना, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट है क्या, CH3 जिसकी इक्विवेलेंसी ऐसे है, यही तो सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा अब ये है कैसा, ये अल्केन से बना हुआ है, मतलब एक सिंगल बॉन्डेडली कार्बन से बना हुआ ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, जैसे अल्केन क्या है, RH, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन लगा वही अल्केन है, उससे आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन जाता है,
एल्काइल। सब्स्टिट्यूएंट कुछ और थोड़ी है, अल्केन से जब बनेगा तो अल्काइल। यही अगर अल्कीन से बना होता तो क्या हो जाता, अल्काइल, अल्क इनाइल, अल्क इनाइल। ओके वैसे ही अल्काइन से बना होता तो एल्क आइनाइल, एल्क आइन आइल। जैसे मीथेन से बना तो इसका नाम देखिए CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, उससे सब्स्टिट्यूएंट बना है, मतलब CH4 होया क्या, ये सिंगल बॉन्डेडली कार्बन है, एक ही सिंगल कार्बन है जिसमें चारों बॉन्ड्स जो उसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं वो सिंगल है, तो एक अल्केन है, एक कार्बन का अल्केन, उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा या फिर वो रेडिकल बनेगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। ध्यान से सुनिएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो कुछ नहीं होता, वो रेडिकल ही होता है। कई बार वो अल्कीन से बना रेडिकल होता है, कई बार वो अल्कीन से बना रेडिकल होता है, कई बार वो अल्काइन से बना हुआ रेडिकल होता है। और ये जो रेडिकल होता है ये किससे जुड़ा होता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन से जुड़ा होता है। बस हमको इसी रेडिकल का नाम लिखना होता है, इसी को हम लोग कुछ और नहीं सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो कार्बन चेन से बाहर है तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। वो सब्स्टिट्यूएंट कुछ और नहीं, रेडिकल है। बस वो रेडिकल कई बार अल्केन से बना होगा, कई बार अल्कीन से, कई बार अल्काइन से। जब अल्केन से बना होगा तो अल्काइल बोल देंगे, और अल्कीन से बना होगा तो अल्कीनाइल बोल देंगे, और जब अल्काइन से बना होगा तो अल्काइनाइल बोल देंगे। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मीथेन था तो इसका नाम, जब आप इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे होंगे तो मीथेन से बना था ये, तो क्या लिख देंगे, मिथाइल लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता, ध्यान सुनिए, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, अब देखिए ये इथीन, ये पूरा क्या होता है, इथीन से बना हुआ सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसका नाम, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा, वही जो इथीन से बने रेडिकल का नाम होगा, इथीनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा, बेशक सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। यही तो मैंने सिखाया, अल्कीन से बना रेडिकल अल्कीनाइल। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होता, यहाँ भी एक हाइड्रोजन कम होता। अब ये क्या हो जाता, इथ आयन। बस, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्लियरिटी से। आप ये भी लिख लें उसी के साथ साथ, ये नहीं लिखना है आपको, बस ये लिख लें उसी के नीचे, अल्केन से बना हुआ सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ और नहीं होता, रेडिकल ही होता है बेसिकली। आप वो चीज़ लिख लें, ये तीनों पार्ट आप लिख लें, अल्केन से बनाया तो अल्काइल, अल्कीन से बनाया तो अल्कीनाइल, और अल्काइन से बनाया तो अल्काइनाइल। चले, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे। तीसरा हिस्सा क्या है जी, कई बार हमको, जैसे हमने कहा कि अगर हमको सब्स्टिट्यूएंट का क्या करना है, चेन बनाना है, तो उस चेन को कैसे बनाएंगे। नॉर्मल जो हम चेन का रूल पढ़े हैं, चेन बनाने का रूल, उसी से पढ़ेंगे, उसी से बनाएंगे। पहले उधर जाएंगे जिधर PFG ज़्यादा मिले, फिर उधर जाएंगे जिधर हमको मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मिले, फिर उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिले, फिर उधर जाएंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिले, फिर उधर जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिल रहा हमको, मतलब फिर भी चेन समझ में नहीं आ रही, या फिर भी अगर चेन हमारी नहीं बन पा रही, तो उधर जाएंगे जिधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वैलिड हो। अब देखिए, यही हमको पढ़ना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट अब देखिए, कुछ चीज समझिए। जैसे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इस ग्रुप से बाहर जो भी लगा हुआ है यहाँ पे, वही तो सब्स्टिट्यूएंट अपना। अब जैसे ये CH3 है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, यही तो बोलते हैं। तो अगर आपको इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है तो किसको लेंगे, ये मिथाइल का M लेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे C2H5 है, मतलब 2 कार्बन का है ये, तो ये क्या होगा, इथाइल होगा, तो इसका नाम, इसका E कंसिडर करेंगे। अगर इसी में दोनों लगे हुए हैं, यहाँ पे मिथाइल लगा है और यहाँ पे इथाइल लगा है, और आपको ये डिसाइड करना है कि पहले मिथाइल को लिखें कि पहले इथाइल को लिखें, तब आप क्या करेंगे, इथाइल का ही, मिथाइल का M, और किसको चूज कर लेंगे, इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, इथाइल के E को। ये तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको एक नाम वाले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे, पहला वर्ड देख के खटाक से आप जान जाएंगे, अच्छा इसका M है, इसका E है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले E को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा तो बहुत आसान है। दिक्कत कब होगी वो बताता हूं, वो मैं डायरेक्टली आपको समझा ही देता हूं। देखिए, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते समय, जब भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में हमें आइसो
नियो और साइक्लो दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते वक्त जब हमें आइसो, नियो और साइक्लो आएगा तो हम इसके फर्स्ट लेटर को तो कंसीडर करेंगे, आइसो के आई, नियो का एन और साइक्लो का सी तो कंसीडर करेंगे। लेकिन कहीं डाई लिखा है, जैसे डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, डाई क्लोरो, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का ये डी टी कंसीडर, इसका ये कंसीडर, इसका आइसो का आई, कॉमन नियो का एन, साइक्लो का सी, ये क्या होंगे? ये कंसीडर होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जबकि डाई ट्राई टेट्रा जब भी ये होंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में ये लिखे होंगे, इसका डी टी और ये ट्री, ये कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कहीं लिखा है आपको एक जगह लिखा है आइसोप्रोपाइल और एक जगह लिखा है आप ही जान जाइए, आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है और इथाइल लिखा हुआ, नहीं इथाइल नहीं मिथाइल मान दे, मिथाइल और आपको इन दोनों में चूज करना है ना, कि कौन सा भैया, कौन से को हम आगे लिखें, कौन से को पीछे लिखें। इस केस में अब आपको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको डिसाइड करने के लिए आइसो का आई देखना पड़ेगा और मिथाइल का तो पहला मैंने बता दिया, एक ही शब्द का है ये, तो उसको पहला वर्ड दे। तो यहां आइसोप्रोपाइल का पी नहीं देखना है, क्योंकि आइसो का आई डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो आई पहले आता है, इसलिए हम पहले आइसोप्रोपाइल को लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और देखिए। इसी के साथ साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल कहीं लिखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और एक जगह लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे सेकेंडरी का एस नहीं होगा। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सेकेंडरी, देखिए आइसो, नियो और साइक्लो ही तीन ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में जब भी आइसो, नियो और साइक्लो आएंगे तो आइसो का आई, नियो का एन और साइक्लो का सी कंसीडर किया जाएगा, सेकेंडरी का एस कंसीडर नहीं होगा। यहां पे आपको डायरेक्टली बी कंसीडर करना पड़ेगा, और यहां पे आइसोप्रोपाइल का आई, ये तो मैंने आपको बताया था, आइसो आएगा तो आई कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है और यहां पे आइसोब्यूटाइल है। ठीक है, तो आप किसको ज्यादा मान्यता देंगे? अगर आपको ये बताया, पूछा जाए कि आगे किसको लिखें और पीछे किसको लिखें, तो यहां पे बी है और यहां पे आई है, तो आप किसको मान देंगे? ध्यान देने वाली बात क्या है, हमेशा ये समझ के रखिए कि जब भी आइसो आए, नियो आए और साइक्लो आए तो आपको आई, एन और सी को प्रायोरिटी, मतलब जो भी उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें आइसो का आई, नियो का एन और साइक्लो को सी को प्रायोरिटी देना है, ना कि इसके आगे जो लिखा हो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, उससे मतलब नहीं। आइसो के आई को देंगे, नियो के एन को देंगे और साइक्लो के सी को देंगे। और उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा हो, टर्सरी ब्यूटाइल लिखा हो, तो वहां पे सेकेंडरी टर्सरी को मतलब नहीं देंगे, किसको मतलब देंगे? ब्यूटाइल के बी को, ठीक है, पेंटाइल के पी को, ठीक है। ये सब बातें, मेन बात क्या है ये आप ध्यान रखिए। ये जो भी है उसको तो छोड़ दीजिए ना, उससे आपको क्या मतलब, आप केवल आइसो, नियो और साइक्लो का ध्यान रखिए, बाकी और किसी का कंसीडर पहला लेटर नहीं किया जाता है जब भी कोई और प्रीफिक्स आए तो। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको लिख लीजिए फटाक से, रब कर रहा हूं मैं अब। ओके चलिए, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की अब ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या लिखते हैं? बिस लिखते हैं, ट्रिस लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, ठीक है, ये सब लिखते हैं, है ना, ये तो लिखते हैं। अब यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जब भी हम लिखते हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट। ये बात भी मैं यहां पे लिख देता हूं, अरे यार मार्कर मेरा गिरा था, मैंने उठाया नहीं। देखिए पहली बात तो मैं एक चीज और बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट is always written in bracket।
एग्जाम्पल अगर आप देखें तो दो, अगर कहीं CH2Cl है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, देखते ही पता चल रहा है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखा जाएगा, कहीं भी अगर ये लिखा होगा ना तो दो है तो बिस और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, हाँ ठीक है, क्लोरो है ना तो क्लोरोमिथाइल, ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किस में लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जो ब्रैकेट में पहला शब्द है वही हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट एंड यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख दूं, एंड द लेटर which is written first in bracket is used for consideration of alphabetical order, is used for consideration of alphabetical order of complex substituent। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो किस आधार पर देखोगे, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली बात तो समझ ली। तो ब्रैकेट में जो नाम लिखा हुआ है उसमें जो पहला अक्षर है वही बताएगा आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे आपको ये पता करना होगा कि दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उनमें से पहले किसको लिखा जाए, क्योंकि जब आप नाम लिखोगे, जैसे मान लो एक आ गया बिस क्लोरोमिथाइल, एक आ गया बिस ब्रोमोमिथाइल, दो आ गए आपके पास। अब दोनों में से आपको एक तो आगे लिखना होगा, चाहे बिस क्लोरोमिथाइल को आगे लिखो, चाहे बिस ब्रोमोमिथाइल को आगे लिखो, तो आपको पता करना है कि आगे किसको लिखें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए सीधी बात यही है कि जो ब्रैकेट में पहला वर्ड है उसी पे ध्यान दे देंगे। जैसे बिस क्लोरो मिथाइल और बिस, यहां पे ब्रैकेट ये है, बिस ब्रोमो मिथाइल, दो चीजें हैं। अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है तो किसके हिसाब से करेंगे, ये जो सबसे पहला अक्षर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसको देख के। तो बी यहां पे है, यहां पे सी है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल है ये, इसको लिख लें, फटाक से उतार लें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने समझ लिया। जब भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की बात आएगी तो जो पहला अक्षर होगा वही लिया जाएगा, लेकिन जब भी आइसो, नियो और साइक्लो आ जाएगा तो आइसो, नियो और साइक्लो का ही पहला अक्षर, जैसे आई, आइसो का आई, नियो का एन और साइक्लो का सी कंसीडर होगा, क्योंकि आइसो के आगे भी तो कुछ लिखा होगा। जैसे आइसो ब्यूटाइल है तो आइसो ब्यूटाइल में ब्यूटाइल का बी नहीं लेंगे, आइसो का आई लेंगे। नियो पेंटेन लिखा है, सॉरी नियो पेंटाइल कहीं लिखा है तो नियो पेंटाइल में पेंटाइल का पी नहीं लेंगे, पेंटाइल का एन लेंगे, सॉरी नियो का एन लेंगे, ठीक है, नियो का एन लेंगे, ओके। कहीं ऐसे साइक्लोब्यूटाइल लिखा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल लिखा हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में साइक्लोब्यूटाइल में ब्यूटाइल का बी ना लेके साइक्लो का सी कंसिडरेशन में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जबकि कहीं मिथाइल, कहीं क्लोरो, कहीं ब्रोमो लिखा है तो उस केस में मिथाइल का एम, क्लोरो का सी, ब्रोमो का बी, ऐसे कंसिडर करेंगे। सिंपल तो आसान है और कॉम्प्लेक्स उससे भी आसान है। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं, एक बार बाहर जा रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट और जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। तो यहां तक हम समझ गए, ये हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बहुत सारी बातें सीख ली। हमने सब्स्टिट्यूएंट समझ लिया क्या होता है, तो सीधी बात है कार्बन चेन के, प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर जो भी ग्रुप्स लगे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन है भैया, कार्बन चेन से जो डायरेक्टली बाहर अटैच्ड है, जिसमें अगर कार्बन है, अगर सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन है और उस कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन की कार्बन चेन बनाए और उसके बाहर कोई दूसरा ग्रुप ना हो तो सिंपल। और अगर सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बनाने पर कोई बाहर एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स। और अगर सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन है ही नहीं तो डायरेक्टली अटैच ग्रुप है किससे, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन से, तो हम उसको डायरेक्टली सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो भी हैं। तो इतनी बातें हैं तो हमने सीख ली। फिर हमने देख लिया न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देख लिया कि भैया सिंपल है तो
आप उसके लिए डाई टेट्रा यूज करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए आप बिस ट्रेस यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे फिर हमने देख लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए जब भी हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में भी पहला वर्ड यूज होता है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड कर लिए। जैसे मिथाइल के लिए हम क्लोरो के लिए सी, ब्रोमो के लिए बी। लेकिन जब ऐसे ही सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में कभी आइसोप्रोपाइल आ गया, कभी नियोप्रोपाइल आ गया, कहीं साइक्लोब्यूटाइल आ गया, तो इस केस में आइसोब्यूटाइल का बी नहीं होगा, आइसोब्यूटाइल का आई होगा। ऐसे ही नियो कभी आ गया तो नियो का एन होगा। ये चीज़ हमने बहुत बार डिस्कस कर ली, इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत अब नहीं है। अब तक हमने जो भी सारी चीज़ें सीख ली वो हमने केवल और केवल एक चीज़ के लिए सीखी थी, वो है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि अगर हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा तभी तो हम उसे फॉर्मेट में P2 में लिख पाएंगे, वरना हम लिख नहीं पाएंगे। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन वो सारी कब काम आएंगी? जब हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आता हो। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है हमें। देखिएगा, समझिए करना क्या है। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं हम करते क्या हैं जनरली। देखिए, जब भी हमें देखिए जब भी हमें नाम लिखने को कहा जाता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम क्या करते हैं? हम प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात PFG सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं, है ना? यही तो करते हैं तीसरा काम। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद इसको फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, उसके बाद नाम कंप्लीट कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। ये तो आ गई नेमिंग की जो हमारी प्रोसेस थी वैसे होती है। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना है, बस एक पॉइंट का अंतर है। यहां पे पहला काम था ये, दूसरा काम था ये, तीसरा काम था ये, चौथा काम था ये, और पांचवा आपका नेमिंग डायरेक्ट हो गया। यहां पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट्स नेमिंग। सब्स्टिट्यूएंट्स नेमिंग में हमें क्या करना है? बहुत जरा सा माइन्यूट सा अंतर है। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में हमें क्या करना है? पहला बात तो यहां पे PFG होगा नहीं। अगर PFG होता तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही क्यों होता? ठीक है, इस ग्रुप में, सब्स्टिट्यूएंट वाले ग्रुप में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो होगा नहीं, तो पहला काम तो अपना PFG ये खत्म हो गया। ये हमने देखते ही पता कर लिया कि इसमें PFG नहीं है। दूसरे काम ही इसका मेन काम है। जो अपना मेन काम है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त, तो वो यही दूसरा है। अगर आपको ये दूसरा काम पता है तो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम आसानी से लिख लोगे। दूसरा काम क्या है? यहां पे हमको असाइन करना है। क्या असाइन करना है? असाइन फर्स्ट पोजीशन टू द कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट directly attached with principal carbon chain। अभी क्या लिखा है, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी क्या ये है, ये बात क्या है मैं समझाऊंगा अभी आपको। बस दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला काम सब्स्टिट्यूएंट में आप देखते पता कर लेंगे कि यहां पे PFG नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना है, सिंपल सी बात। तीसरी काम है आपको सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन कंप्लीट करनी है। चौथा काम है आपको नंबरिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, और पांचवा काम आपका नाम, यहां से नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो जाएगा। नंबरिंग हो गई। अच्छा, नंबरिंग होने के बाद आप इसको फॉर्मेट में अरेंज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भैया इसको फॉर्मेट में अरेंज कर दो। फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद नेक्स्ट आपका नेमिंग कंप्लीट हो चुका है। ओके, देखिएगा, हमको जनरली जो हम नाम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। कैसे, मैं आपको बेसिक समझाता हूं। देखिए, जैसे यहां पे देखिए, हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना था। ठीक है, इसमें ऐसे लगा था CH2
बी आर, यहाँ पे लगा था सी एल। हमको क्या करना था, इस कंपाउंड का नाम लिखना था। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया क्या, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर हमने बनाई प्रिंसिपल कार्बन चेन, फिर हमने किया नंबरिंग, ठीक है। प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर जो बच गए वो क्या हो गए, वो हो गए सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब हमको नंबरिंग हमने कर दी, अब हमको फॉर्मेट में अरेंज करना है P2 प्लस P1 प्लस L प्लस S1 प्लस S2, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P2 जो होता है सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आना चाहिए हमको, इस Cl का नाम लिखना आना चाहिए, CH2Br का नाम लिखना आना चाहिए। तो देखिए अब यही हमें सीखना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सीखना है। अब देखिए, अब यहां ये तो हमारा नॉर्मल काम हो गया इसका। अब जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, यानी आपको CH2Br का नाम लिखना है। आपको यहां पे लगा हुआ है कोई भी, अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट CH3 होता कोई भी कार्बन से, वो अगर सब्स्टिट्यूएंट होता उसका नाम लिखना आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है, हमको इसका नाम लिखना है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट, एज्यूम करिए ये कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन थी, इससे अटैच था एक सब्स्टिट्यूएंट, कौन, CH2 Br, और इधर था CH3। ये एक सब्स्टिट्यूएंट था, हमको इसका नाम लिखना था। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए जो बेसिक तरीका है वो एकदम सेम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। जो आपने नाम का प्रक्रिया लिया है वही सेम फैक्टर, सेम चीजें अप्लाई होती हैं किसकी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने में। कुछ चीजें अलग नहीं, केवल एक स्टेप अलग है। यहां पे PFG नहीं होता तो आपका जो दूसरा स्टेप आता है, आप क्या कहते हो, दूसरा स्टेप में हम प्रिंसिपल कार्बन चेन बनाएंगे। यहां पे आपको दूसरे स्टेप में प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं बनानी है। आपको सब्स्टिट्यूएंट, ये देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि प्रिंसिपल, देखिए ये प्रिंसिपल कार्बन चेन थी अपनी, ये ब्लू वाली, उससे अटैच जो ग्रुप था वो सब्स्टिट्यूएंट था। अब सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड, ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट था, और सब्स्टिट्यूएंट का ये वाला कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और आपको दूसरे स्टेप में यही करना है। देखते ही आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 असाइन कर देंगे। कोई नंबरिंग का रूल यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहली बात यही है कि उस कार्बन को, सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसको नंबर 1 पोजीशन दे दीजिए। अब आप इसकी चेन बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब चेन बनाने के लिए आगे बढ़िए। अब देखिए चेन बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जैसे आपको कोई कंपाउंड दिया रहता है तो आप कहते हो सब, मान लीजिए ये वाला कंपाउंड था, तो अगर हमको चेन बनाना था तो या तो हम इधर से बनाते या तो इधर से बनाते। क्यों, क्योंकि हमको ये एक एंड ये था, एक एंड ये था, तो इधर से तो चेन बनती, तो हमको ये पता था। ऐसे ही आपको जब इस कार्बन को आपने 1 नंबर असाइन कर दिया तो ये एक एंड मिल गया आपको। अब या तो चेन यहां से इधर जाएगी या तो चेन यहां से इधर जाएगी, इसीलिए इसको 1 नंबर दिया गया है। ये रूल है आईपीएसी का कि सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको नंबर 1 देना ही देना। यही अंतर है बस नॉर्मल सामा हमारा के कंपाउंड की नाम लिखते वक्त और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त, बस यही एक माइन्यूट सा अंतर आता है। और जिसको ये क्लियर हो गया वो आराम से बना लेगा। देखो इसको नंबर 1 दे दिए, अब चेन कंप्लीट करो, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन कंप्लीट करो, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसकी कार्बन चेन कंप्लीट करो। तो चेन उधर जाएगी जिधर PFG ज्यादा मिले। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चेन उधर जाएगी जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले। ना तो इधर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है और ना तो इधर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो चेन उधर जाएगी जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। अब आप देखिए नंबर 1 तो आपने इसको दे ही दिया कि भैया तुम नंबर 1 हो, या तुम इधर जाओगे तो तुम दो कार्बन मिल जाएगा। अगर तुम इधर भी जाओगे तो भी तुमको 2 कार्बन मिल जाएगा, 1 2, इधर भी गए तो भी 2, इधर भी गए तो भी 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी सेम आ जा रहे हैं, तो आगे बढ़े। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले। अच्छा ठीक है, अगर आपने 2 कर दिया इधर तो सोचिए चेन आपकी ये वाली बन जाएगी और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बच जाएगा, CH2Br अलग बच जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा अगर आप इधर गए तो। इस सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन में अगर आप इधर जाएंगे तो आपको केवल ये CH2Br जो बचेगा इस सब्स्टिट्यूएंट की चेन के अलावा वो एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इधर ना जाने के बजाय इधर चले जाएंगे इधर, तो सोचिए आपकी चेन कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, ये। और इस वक्त 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले आपको, सब्स्टिट्यूएंट में भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक CH3 और एक Br।
तो कौन सी चेन सही होगी? ये वाली चेन सही होगी, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, तो आपने रूल लगा दिया। अब सोचिए, आपने सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बना दी। अब सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन बन गई तो अगले काम पे चलिए, नंबरिंग आपको देखते ही पता चल गया। अगर चेन ये वाली है तो 1 नंबर इसको दिया तो 2 नंबर इसको देंगे। नंबरिंग भी कंप्लीट हो गई, और नंबरिंग कंप्लीट होने के बाद इसको भी देखिए, जैसे हम लोग फॉर्मेट में अरेंज करते हैं कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को P2 + P1 + L + S1 + S2, वैसे ही इसको भी अरेंज करेंगे। किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी। फॉर्मेट इसका कोई चेंज नहीं होता है, बस अंतर क्या है, यहां पे जैसे आप लिखते हैं ना वहां पे अल्केन, तो यहां पे अल्केन की जगह क्या लिखा जाएगा? आइल ग्रुप लगाया जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में वाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। वो दिखाता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए अल्केन की जगह अल्काइल हो जाएगा, अल्क इन की जगह अल्क इनाइल हो जाएगा, और अल्क आइन की जगह अल्क आइनाइल हो जाएगा। बस इतना सा अंतर आता है। चलिए, तो हम लोग इतनी सारी बातें हमने जान ली हैं, और अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम आप ऐसे ही लिख सकते हैं। उसमें अंतर क्या आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये Br ना होता और ये CH3 ना होता, तो ये क्या होता? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ये CH2 CH3 होता, ऐसा होता ना। अब सोचिए, ये कार्बन चेन, सब्स्टिट्यूएंट की जो कार्बन चेन बनी, उसके बाहर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा है, तो ये हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। और ये डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा? इथाइल लिखा दिया जाएगा, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट के बाहर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप्स नहीं लगे हुए। चलिए, तो नाम हम लोग लिखेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आइए कुछ नाम लिखने का प्रयास करते हैं। बेसिक बात क्या है, आपको क्या याद रखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त? सीधा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त आप क्या ध्यान देंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त आप एक चीज ध्यान देंगे कि आपको वो कार्बन जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है उसको 1 नंबर दे देना है। ठीक है, और ऐसे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाए जाएंगे। हमेशा ऐसा प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं बनाई जाएगी, ऐसे लिख के दे दिया जाएगा CH2 CH3, क्योंकि आपको ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है, ये वाला वैलेंसी जो है, तो आपको हमेशा ऐसे वैलेंसी दिखा के देगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, CH2 CH3 Br ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, CH2 ये CH2 CH3 नहीं है, CH2 CH3 ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। तो ऐसे ये वैलेंसी फ्री क्या दिखाती है कि ये किसी ना किसी प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है, और आपको ऐसे करके बोलेगा कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने आना चाहिए। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने के लिए। चलिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, अब उतार लें जिसको उतारना है, ताकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख सकें। कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, केवल आपको ये और ये लिखना है, दोनों। ओके, और मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, उसमें आपको खुद अंदाज लग जाएगा क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है, चलिए रब कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब हमें इन सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी है। अच्छा, अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी आप नेमिंग आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक मैंने सारी बातें इसलिए समझाई ताकि अब थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूएंट के बारे में समझ डेवलप कर पाओ। देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट, अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, पहली बात तो ये बता दूं, और इनका नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्यों? क्योंकि एक फ्री वैलेंसी सब में दिखा रखी है, ये देखिए। इसमें नहीं दिखा रखी तो इसमें बना लीजिए, इसमें भी फ्री वैलेंसी, ये देखिए इसमें भी दिखा रखा है। तो सारे के सारों में फ्री वैलेंसी दिखा रखी है, यानी कि ये सारे के सारे किसी न किसी प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़े होंगे। अच्छा, अब इसकी नेमिंग करनी। नेमिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहला काम क्या था? PFG होगा नहीं, देखते पता कर लिए। उसके बाद दूसरा नंबर का काम क्या था? दूसरा नंबर का काम था ये कि जिस फ्री वैलेंसी वाले कार्बन, जैसे ये फ्री वैलेंसी है तो या इसके बाद जो कार्बन है उसको पहला नंबर दे दो, अगर किसी को नहीं पता है तो भी, क्योंकि पक्का है कि ये प्रिंसिपल कार्बन चेन यहाँ कहीं रही होगी, उसी से जुड़ रखा है ये सब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इस सब्स्टिट्यूएंट को, इस वाले कार्बन को 1 नंबर देना ही देना है। इस जो भी फ्री वैलेंसी से अटैच्ड कार्बन है उन कार्बन को नंबर 1 दे दो। आप सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हो तो देखो, इसको नंबर 1 दे दिए। अब आपको आगे बढ़ना है चेन को लेके, उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिले, PFG मिले, PFG मिलेगा नहीं, आगे बढ़ जाइए। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले, मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा नहीं, आगे बढ़ जाइए। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए, तो यहां से चलते चलिए कार्बन की तरफ, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, यहां तक आए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आइए देखिए, अब आता है, फिर चलिए उधर चलेंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला मिलेगा, और अगर इधर चले जाएंगे तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, किधर भी चले जाइए। ठीक है, अब ये हो गया आपका नंबरिंग, अब डायरेक्ट हो जाएगा 2 3 4।
पहली बात क्या है कि फ्री वैलेंसी वाला जो कार्बन था उसको 1 नंबर दे दो, उसके बाद चेन बना डालो, चेन बनाने के बाद नंबरिंग आपको दिख ही रही है इस तरफ से, जिस तरफ से आपने 1 नंबर दिया उसी तरफ से होने वाली है। ठीक है, अब आपकी ये नंबरिंग हो गई। अब देखो, अब क्योंकि इस चेन के बाहर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, ये CH3, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ही। और जब इस सब्स्टिट्यूएंट की आपने चेन बनाई, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन है ना, SCC सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन। इस सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन के बाहर भी एक ग्रुप है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ध्यान देना, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक CH3 है, इसको क्या कहते हैं थर्ड पोजीशन पे, मीथेन का ये क्या है, रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल है। चलो 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, तो ये अपना क्या हो गया, P2 हो गया ना, किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी। देखो अब P1, ये साइक्लो तो है नहीं, फिर अल्क पे आओ। अल्क क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। अब देखो ब्यूट, अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, अल्क हो गया, अब S1, एन इन आइन, तो एन है, एन है, इसलिए अब देखिए, क्योंकि अल्केन से जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे एन ना लिख के, जैसे अब आप यहाँ पे ये लिख सकते थे ना, एन आइल, क्योंकि आपको आइल तो लिखना ही है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में आपको आइल लिखना ही लिखना है, वो उसका सफिक्स है, आपको आइल लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं S2 जो है इसका आइल है, तो सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा S2 आइल ही होता है, ये बात आप जान ले। तो आपको मेन बात क्या फंस रही है, S1 लिखना है। S1 आप एन लिखें कि ना लिखें, अगर वो अल्केन है तो नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमको नोन हो जाता है कि अगर नहीं लिखा गया तो अल्केन से ही बना है, क्योंकि अल्काइल बनता किससे, अल्केन से। इसलिए आप अल्क ब्यूट एन आइल लिखने की जगह डायरेक्ट ब्यूटाइल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया नाम 3 मीथेन ब्यूट आइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका नाम हो गया पहले वाले का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाइए, पहले का नाम ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में भी आप फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1, आगे बढ़ते चलेंगे अभी यहीं से, उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले। अब आप देखिए, आप इस OH को यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते, भले ही ये सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा है क्या, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में OH है, यानी कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस में होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन में प्रेजेंट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ना कि यहाँ पे। इसका मतलब OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, PFG नहीं है। इस सब्स्टिट्यूएंट में भी ये सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप थोड़ी बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यही बात, ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी, अवॉइड करनी, ठीक है। तो नंबर 1 इसको दे दिए, आगे बढ़ जाइए, उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ PFG मिले, PFG है नहीं। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले, यहाँ से चालू हुई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तब बढ़िए, ये लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमने अचीव कर लिया। अब नंबरिंग कंप्लीट कर दीजिए 2 3, अब सीधा सीधा फॉर्मेट में अरेंज करिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखिए, OH जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होता है तो उसको ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका जो सफिक्स होता है, जैसे हमने यहाँ पे S2 क्या यूज किया, जब ये S2 था किसके लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट था, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो हमने S2 यूज किया वो आइल यूज किया। वैसे ही OH जब PFG की तरह यूज होता है तो उसका जो S2 होता है, क्योंकि PFG के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, S2 लिखते हैं, तो इसीलिए हमने OH जब PFG की तरह यूज होता है तो उसका S2 ऑल होता है। और OH जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो उसका देखिए, उसका P2 होता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो P2 होगा, और उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो OH यहां पे किसकी तरह यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, और किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। तो 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत है, क्योंकि OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ, तो सबसे पहले P2 लिखेंगे ना, और P2 यहां पे क्या है, OH है, OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी P2 हो गया। P1 मतलब साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो है नहीं, आगे बढ़ जाइए। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 के लिए प्रॉप। अब देखिए, अब फिर से अल्केन आ गया, तो अल्केन से बना सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, प्रोपाइल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए।
ये बात समझ गया ना। OH जब PFG की तरह यूज होता है तो उसको ऑल लिखते हैं, और OH जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे। फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1 दे दिया, आगे वाले कार्बन को नंबर 2। अब सॉरी, अब आप सीधा चेन बनाने वाले रूल पे चलिए। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ PFG मिले, PFG होगा नहीं। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले। ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है हमें, आगे बढ़ गए यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक आ गए, मल्टीपल बॉन्ड तो मिल गया। फिर क्या करेंगे, उधर चलेंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। तो कार्बन यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है तो यहाँ पे आके आ जाएंगे, 1, ये 2 और ये 3। अब नाम लिखिए, ये Cl यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम होता है क्लोरो। तो 2 नंबर पे कौन लगा है, क्लोरो लगा है, 2 नंबर पे क्लोरो लगा है। और उसके बाद ये क्या हो गया, अपना P2 हो गया सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी। देन P1 साइक्लो तो है नहीं। देन एल्क क्या है, एल्क अब देखिए यहाँ पे एल्क हो गया, नंबर ऑफ कार्बन है 3 तो प्रॉप। अब S1 हम लोग अल्केन में तो लिखते नहीं थे एन, लेकिन अल्कीन में लिखना पड़ेगा ताकि हमको पता हो ना कि वो अल्कीन। अगर नहीं लिखेंगे तो अल्केन की तरह बिहेव हो जाएगा, इसलिए हम लोग को यहां पे लिखना पड़ता है प्रॉप इन। ठीक है, उसके बाद S2 क्या होता है, आइल होता है। तो लिख दीजिए, हो गया नाम आपका कंप्लीट, 2 क्लोरो प्रॉप इन आइल। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ई कंप्लीट नहीं लिखते हैं हम लोग, EN ही लिखते हैं। ऐसा इसलिए है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि A, E, I, O और U जो वॉवेल्स हैं, अगर इनके साथ अगला कंटिन्यू होने वाला जो वर्ड है वो Y है, ठीक है, तो हम लोग इन शब्दों को, A को, E को, I को, O को, U को गायब कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, इन था, उसके बाद आइल था, तो इन के, क्योंकि ये ई और वाई एक साथ आ गए आगे पीछे, तो हमने इस वाले ई को उड़ा दिया, इन आइल ऐसे लिख दिया। ठीक है, इन आइल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे कई बार इन आइन आ जाता है, इन आइन, तो उसमें भी हमको ये ई को उड़ाना पड़ेगा क्योंकि वो इसी में आता है, AEIOU में, और उसके साथ क्या आ गया, वाई, तो इसको हमने उड़ा दिया था। ठीक है, ये चीज़ समझिए। और ये चीज़ रटने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इसलिए हमने नाम क्या रख दिया, इसका नाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1 दे दिया, चेन वहां से जाएगी जिधर मैक्सिमम नंबर PFG मिले, PFG है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। चेन उधर जाएगी जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। चेन उधर जाएगी जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले, कार्बन यहाँ पे कंप्लीट मिल गया तो इसको नंबर 2 दे दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो अब देखिए 2,2 डाइक्लोरो। अब आप कहेंगे 20 क्यों नहीं लिखा, 20 तब लिखते जब ये CH2 CH Cl पूरा ग्रुप 2 बार होता, ना कि ये Cl। ये Cl तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसके लिए 20 थोड़ी लिखेंगे जब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जो है अपना यही 2 होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमें दिख रहा है। अगर ये पूरा कंप्लीट 2 होता तो हम 20 लिख देते। तो 2,2 डाइक्लोरो, ये क्या हो गया P2, देन P1 साइक्लिक नहीं है, देन एल्क क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो 2,2 डाइक्लोरो एथ। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है तो S1 क्या होता है, एन होता है, लेकिन एन नहीं लिखेंगे क्योंकि को नहीं लिखना होता। एल्केन से हम डायरेक्ट अल्काइल लिख सकते हैं अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो, इसलिए हम लोग डायरेक्ट S2 लिख देते हैं। S2 क्या होता है, आइल। अल्केन के केस में हम लोग S1 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे इथाइल हो गया। ठीक है, 2,2 डाइक्लोरो इथाइल। चले, अगर आप लिख भी देते हो ना एनाइल, ANYL, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका तो ऐसे ही लिखा करें। ओके, अब यहां पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्री वैलेंसी है तो इस वाले कार्बन को 1 नंबर दे दिए। अब आइए, अब आप रूल लगाइए इस वाले, आप इन सारे क्वेश्चनों में तो एक बार डायरेक्ट चेन बना लेते हैं, यहां पे आप गड़बड़ कर देंगे, यहां पे आपसे गड़बड़ होने के चांस पूरा है। अब देखिए, उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ PFG मिले, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस OH को कभी भी PFG समझने की गलती मत करिएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ PFG मिले, PFG है नहीं। उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड इधर है, इसलिए हम लोग दूसरा नंबर यहां देंगे, तीसरा नंबर यहां देंगे। क्यों, क्योंकि इस तरफ जाने पे हमको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर इधर जाते तो 1 यहां, 2 यहां,
3 यहाँ, तो सोचिए मल्टीपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे मिलता, इधर गए तो 1 यहाँ 2 यहाँ, दूसरे पोजीशन पे ही मल्टीपल बॉन्ड मिल गया। इसलिए हम लोग किधर जाना पसंद करेंगे, इधर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड वहाँ हमें जल्दी मिल जा रहा है। ठीक है, तो उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले, ऐसे चले गए इधर, और नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो गई 1 2 3 4। ठीक है, अब आइए अब इसका नाम लिखते हैं। फिर से OH आ गया। OH को जब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। किस पे लगा हुआ है, 4 पे, तो 4 हाइड्रोक्सी। अब देखिए P2 हो गया, अब P1 क्या है भैया, साइक्लो, और ये साइक्लो है तो साइक्लो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, ये हो गया अपना P1। अब एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट। अब देखिए इन आ गया तो लिखना पड़ेगा S1, क्या 2 पे इन है, ब्यूट 2 पे लगा है ना अपना डबल बॉन्ड, तो 2 पे इन। अब उसके बाद S2 क्या होता है, आइल होता है, तो लिख देंगे आइल। कंप्लीट हो गया अपना नाम, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ये हो गया अपना नाम। इसको नोट कर लीजिए, शायद आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आ गया होगा। अब हम लोग PFG का नाम लिखना चालू करेंगे, क्योंकि PFG पता चल जाएगा तो अब हम लोग आराम से भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम देखेंगे। ओके, चलिए आज इस लेक्चर में यही तक के लिए है, और अगले लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसका नाम। उसके बाद जस्ट हम लोग ये सब खत्म करने के बाद IUPAC, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तुम आशा करते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आ गया होगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने में कुछ भी नहीं है, जो कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है उसको नंबर 1 दे दें, या फिर जो कार्बन फ्री वैलेंसी से अटैच्ड है उसको नंबर 1 दे दें, और अपनी कार्बन चेन वाले रूल को आगे बढ़ाते हुए कार्बन चेन बना लें और नंबरिंग कंप्लीट करें और फॉर्मेट में अरेंज कर दें। बस इतना सा काम करना है। अब कई सारे जैसे आप यहाँ पे देखें, OH PFG की तरह भी यूज हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज हो सकता है, तो इसके अलग अलग नाम है। आप कंफ्यूज रहोगे हरदम कि इसको जब PFG की तरह यूज करेंगे तो क्या नाम दे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो PFG की तरह भी यूज हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज हो सकते हैं। जब वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आएंगे, मान लीजिए ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप्स थे जो लगे हुए थे कंपाउंड में, तो दोनों में से जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा वो तो क्या बन जाएगा, वो PFG बन जाएगा, और जो नहीं नीचे आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो हमको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में उनका क्या नाम है और सब्स्टिट्यूएंट में उनका क्या नाम है, दोनों ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि हर सब्स्टिट्यूएंट का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला नाम क्या है, और उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम क्या है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।